Good morning, everyone. We learn about evolution. According to evolution, today we have learned process of speciation on the basis of theory of evolution. First of this, do you know Darwin had written the book on the origin of species by natural selection, while Wallace the book Darwinisms, in which they proposed the evolutionary theory and provided evidence for the same. These books were published in the year 1859 and 1889 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, डार्विन ने अपना बुक लिखा था, जो भी उन्होंने थीसिस किया, मतलब जो भी उन्होंने अपने वोज के दौरान अनुभव किया, एक्सपेरिमेंट किया और कलेक्शन किया, उसके बेसिस पे उन्होंने बुक लिखा था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन. और डार्विन के बाद एक साइंटिस्ट वेलेस जो है वो अपने वोवेज पे निकले. तब उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन किया और जो कलेक्शन किया, वो सारे जो है वो डार्विन का जो एक्सपेरिमेंट था या उनका जो कॉन्सेप्ट था उनसे मिलता जुलता था, तो उन्होंने इन्हें नाम दिया डार्विनिज्म. तो ये दो जो बुक है वो उस समय इवोल्यूशन के थ्योरी को और बताते थे, समझाते थे, और इनमें जो एविडेंस थे वो लगभग दोनों का सेम ही थे. तो ये जो बुक है, दोनों बुक जो है वो 1859 और 1889 में पब्लिश हुआ था. और उस समय ये लोगों में, मतलब साइंटिस्ट में और बाकी जो लोग हैं उनमें भी इनका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था, लोग इसे बहुत ज़्यादा मानते थे. Now we have learned adaptation and speciation. First of all, what is adaptation? We have studied that the beak of finches showed variation according to the availability of food resource. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फिंचेस के बारे में. फिंच जो है वो एक ही बड़े से आइलैंड में रहते थे, लेकिन अर्थक्वेक के कारण या जो भी उस समय उथल पुथल हुई होगी सी में, ओशन में, उसके कारण वो जो टापू है टुकड़े टुकड़े में बढ़ गया और 7 छोटे छोटे आइलैंड्स वहाँ पर बन गए, गलापागोस के आइलैंड्स बन गए. तो वहाँ पर मुख्य रूप से मेनली जो फिंचेस बर्ड थी वो डिफरेंट आइलैंड में जाने के बाद उनको जो फूड का जो रिसोर्स उनको अवेलेबल हुआ, उसके बेसिस पे उनमें वेरिएशन आ गया. Population of finches had flown from Ecuador, and according to availability of resource, different population of finches become suited to environment of different islands. ठीक है, तो डिफरेंट आइलैंड में वहाँ का इन्वायरमेंट भी डिफरेंट टाइप का था, फूड का रिसोर्स भी डिफरेंट टाइप का था. किसी आइलैंड में फिंचेस को खाने के लिए इंसेक्ट्स मिले जो कीचड़ में रहते थे या पानी में या और दूसरी जगह. किसी आइलैंड में फिंचेस को खाने के लिए केवल नट्स मिले, किसी आइलैंड में फिंचेस को खाने के लिए फ्लावर्स मिले, लीव्स मिले, प्लांट ज़्यादा था वहाँ पर, है ना. तो इस बेसिस पे उनके जो बीक्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हो गए. द प्रोसेस ऑफ चेंज बाय विच ऑर्गेनिजम्स और स्पीसीज बिकम बेटर सुटेड टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज एडाप्टेशन. ठीक है, तो उस एनवायरनमेंट को, अपने आप को बेटर तरीके से, वो जो भी एनवायरनमेंट है वो अपने लिए सूटेबल बनाने के लिए स्पीसीज़ में या ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रेजुअली धीरे धीरे जो चेंजेस होते हैं और फिर ये परमानेंट हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एडाप्टेशन. राइट. Where dinosaurs not well adapted to the changing condition of environment that they could not survive and become extinct. उस समय डायनासोर के समय में एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस आए उसको डायनासोर अडॉप्ट नहीं कर पाए. वो जो है उसके लिए, डायनासोर के लिए सूटेबल नहीं था, और वो जितने भी डायनासोर थे वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज नहीं कर पाए, इसीलिए वो जो है लुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए. ओके.
How do you think the fishes of Kutumsar cave adapted to the environment of the cave? In ninth class, you studied about Kani machli, which is live in Kutumsar cave. तो आप लोगों ने कानी मछली जो कुटुमसर कैव में रहती थी उसके बारे में आप लोगों ने 9th में पढ़ा था। तो वो कानी क्यों हो गई थी? कानी मीन्स अंधी, है ना? बिकॉज इन द केव देयर वर वेरी डार्क एटमॉस्फेयर एंड द फूड रिसोर्सेज आर डिस्ट्रॉयड, प्लांट्स एंड इंसेक्ट, है ना? वहाँ पर कानी मछली को जो इन्वायरमेंट मिला वो कैसा था? डार्क था, अंधेरा था, वहाँ लाइट बिल्कुल नहीं जाती थी, प्लस वहाँ एकदम बदबूदार एटमॉस्फेयर था और इंसेक्ट वहाँ ज़्यादा थे और सड़ी गली पत्तियों को वो खाती थी, इंसेक्ट को खाती थी। उसको लाइट की ज़रूरत नहीं थी, मतलब वहाँ पर अंधेरा था तो वहाँ लाइट उसको दिखता ही नहीं था, तो आँख की ज़रूरत नहीं थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ? आँख ने देखना बंद कर दिया और वो फिश जो है कैसी हो गई? ब्लाइंड हो गई। Darwin had observed that the finches of Galapagos were so varied that finches of one island could not be bred with finches of other island. डार्विन ने देखा कि गलापागोस के जो टापू में, अलग अलग टापू में जो फिंचेस थे वो दूसरे टापू के फिंचेस के साथ ब्रीड नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्पीसीज है वो धीरे धीरे पूरी चेंज हो गई थी एडॉप्टेशन के कारण। The evolution of organisms such that they vary so much as not being able to interbreed has been considered as the process of speciation. तो इस प्रकार धीरे धीरे जब ऑर्गेनिज्म में एडॉप्टेशन के कारण चेंजेस आते हैं और वो एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ इंटरब्रेड नहीं करती, या एक जो मेनली जो बर्ड होता है उसमें जो धीरे धीरे चेंजेस आए जिसके कारण वो दूसरे बर्ड से इंटरब्रेड नहीं कर रही है, उसी बर्ड का हिस्सा है लेकिन उससे इंटरब्रेड नहीं कर रही है, तो ये प्रोसेस कहलाता है स्पेसिएशन, स्पीसीज का बनना। द प्रोसेस में फास्ट ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट्स आल्सो अदरवाइज। ठीक है, ये जो है प्रोसेस क्लाइमेट के कारण, नेचुरल क्लाइमेट के कारण होता है, या तो ये फास्ट भी हो सकता है या दूसरे कारणों से भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है ना? Now we learn what are speciation. So species were considered to be those group of organisms even during Darwin's time that could sexually interbreed and produce offsprings that were viable, meaning here is having the ability to reproduce. अभी हमने देखा ना स्पीसीज कैसे बने? एडॉप्टेशन के कारण धीरे 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 उसमें चेंजेस आ गया और उसमें 7 टाइप के अलग अलग फिंचेस के स्पीसीज बन गए। तो वो स्पीसीज में हमने यहाँ पर ये भी देखा कि ये एक आइलैंड के फिंचेस जो है वो दूसरे आइलैंड के फिंचेस के साथ इंटरब्रीड नहीं करते थे, वो उसी आइलैंड के फिंचेस के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने ही समान ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज क्या है? जो अपने ही समान यानी अपने ही स्पीसीज वाले ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरब्रीड करके ऑफ स्प्रिंग रिप्रोड्यूस करते हैं, दूसरे स्पीसीज के साथ इंटरब्रीड नहीं करते। द डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू इंटरब्रीड सेक्सुअली इज कंसिडर एज बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो ये जो डेफिनेशन हमने दिया वह कहलाता है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। ओके, डार्विन वाज concerned regarding this definition as he had observed several species of turtles, reptiles, etc. that could interbreed but were so varied that it would have been better to consider them as a new species. तो डार्विन ने ये जो एडॉप्टेशन और स्पीसीज़ का है बहुत सारे टर्टिस के स्पीसीज़ में, रेप्टाइल्स के स्पीसीज़ में इन्होंने देखा और ये जो है वो बहुत परेशान हुए, वरीड हुए कि ये दूसरे स्पीसीज़ के साथ इंटरब्रीड करके बेटर स्पीसीज़ को या न्यू स्पीसीज़ को बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
So the definition of biological species has helped us to organize them under the schema of the systems of classification from 2 kingdom to 5 kingdom etc. तो इस प्रकार उन्होंने क्लासिफिकेशन का जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था उससे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए ये सभी चीज़ें जो है वो इसमें समझाया गया है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज जो है किस प्रकार इनको ऑर्गेनाइज करके इनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है. इट हैज़ नॉट हेल्प्ड अस इन ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, सर्टेन प्लांट्स एक्सेट्रा दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. बट ये जो क्लासिफिकेशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पे, स्पीसीज के बेस पे समझाया गया. तो जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उन ऑर्गेनिजम्स को कैसे इनका ग्रुपिंग किया गया ये जो है वो नहीं समझा पाने में ये सही समर्थ नहीं है, कैपेबल नहीं है. डार्विन हैड बीन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट हाउ वेरिएशन came to occur among organisms and how they were inherited. He had conducted extensive experiments on plants like Mirabilis, the 9 o'clock plant, and animal like pigeon. Quite unknown to him, contemporary of Darwin, George John Mendel had actually describe the process by extensive experiment that we shall study about in chapter 15 heredity. पर ये जो क्लासिफिकेशन डार्विन ने समझाया था, ग्रुपिंग किया था, उनमें एक ऑर्गेनिज्म से उनके ऑफ स्प्रिंग में जो उनका कैरेक्टर जाता है वो कैसे जाता है, किसके थ्रू जाता है ना. तो ये सब जो है वो डार्विन ने अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं कर पाए थे. और डार्विन के समय ही एक और साइंटिस्ट थे जॉर्ज जॉन मेंडल. उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बेटर तरीके से समझाया था कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक कैरेक्टर को ले जाने वाला फैक्टर क्या है, कैसे जाता है. बट उस समय डार्विन का इतना ज़्यादा बोलबाला था, इतना ज़्यादा उनका छाया हुआ था कॉन्सेप्ट जो है वो लोगों में मान्यता थी कि उन्होंने किसी ने भी मेंडल के एक्सपेरिमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया. तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट कब सक्सेसफुल हुआ, कब उनके एक्सपेरिमेंट को मान्यता दी गई और उसको आगे बढ़ाया गया, और हेरिडिटी क्या है, ये सब चीज़ जो है वो हम चैप्टर 15 के हेरिडिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे आगे चलकर. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. गुड बाय एवरीवन.